हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर सैफ और आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ हीमोडायलिसिस इन आईसीयू पार्ट 1। हीमोडायलिसिस उन पेशेंट्स को लगाना पड़ता है, उन पेशेंट्स में इस थेरेपी को यूज़ किया जाता है जिनका किडनी फंक्शन बहुत ही सीवियरली डिटेरियोरेट हो गया है, बहुत ख़राब हो गया है। और क्रिटिकली पेशेंट्स जो कि इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट रहते हैं, उनमें 10 to 20 even 30% पेशेंट्स में ये कॉमन है, डिपेंडिंग अपॉन द आईसीयू, द टाइप ऑफ आईसीयू and the type of patient, the number of comorbidities in the patient। इसलिए डायलिसिस की जो रिक्वायरमेंट है वो भी इंटेंसिव केयर एरिया में बढ़ गई है और 50% से भी ज़्यादा पेशेंट्स डायलिसिस पे दम तोड़ देते हैं। इसलिए इसको सही तरीके से समझना टेक्नीशियंस के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि डायलिसिस पे जाने के बाद पेशेंट्स का ओवरऑल ट्रीटमेंट और उसकी रिक्वायरमेंट, कितनी डोज हमको डायलिसिस में देनी है और उसके बाद डायलिसिस के बाद हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या इन्वेस्टिगेशन करना है, इन सब पे बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायलिसिस क्या है, कि कहाँ से आया। तो सबको पता है, जो डायलिसिस टेक्नीशियंस हैं उन सबको ये मालूम है। सो डायलिसिस एक ग्रीक टर्म है, ठीक है। इसमें जो डाया है, इतना हिस्सा, इसको बोलते हैं हम लोग, ग्रीक में अगर ट्रांसलेट करें तो इंग्लिश में तो इसको बोलते हैं थ्रू, और लिसिस मतलब डिग्रेडेशन, तोड़ना, ठीक है। तो स्प्लिटिंग जिसे बोलेंगे हम लोग, तो स्प्लिटिंग यानी तोड़ना। तो थ्रू स्प्लिटिंग ये मतलब होता है डायलिसिस का, ठीक है। मतलब कि मॉलिक्यूल्स को तोड़ देना, उनको किसी चीज से गुजार के, यानी कि फिल्ट्रेशन एक तरह से हम बोल सकते हैं। डायलिसिस का मतलब एक फिल्ट्रेशन से भी क्या है, क्लियरेंस भी बोल सकते हैं। और आजकल जो नया टर्म है डायलिसिस के लिए वो है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी क्यों ऐसा बोल रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। डायलिसिस ओल्ड हो गया, लोगों ने सोचा क्या बनाया जाए, तो रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज अ फॉर्म ऑफ थेरेपी। बट लेट मी टेल यू कि ये एक थेरेपी तो है, पर दिस इज नॉट अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, दिस इज अ सपोर्टिव थेरेपी। तो याद रखिए कि डायलिसिस एक अंग को ही सपोर्ट कर रही है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड सपोर्टिव ट्रीटमेंट। तो ये जो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो नाम दिया है, याद रखिए आप लोग, डायलिसिस का दूसरा नाम है। और इसमें हम लोग किडनी का जो मेन फंक्शन होता है, इसे बोलते हैं फिल्ट्रेशन, उसको हम एक आर्टिफिशियल इक्विपमेंट से करते हैं, जिसको हम बोलेंगे डायलिसिस मशीन या डायलाइजर, जो कि एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स या सोल्यूट जो इकट्ठा हो रहा है, जिसको किडनी निकाल नहीं पा रही है बॉडी के अंदर से, उसको ये मशीन करती है। यही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे समझने की। तो किडनी का जो मेन फंक्शन है वो है मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो एक पर्टिकुलर पीएच पे सारी रासायनिक क्रियाएं, यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं बॉडी के अंदर, वो एक पर्टिकुलर पीएच पे होती हैं, जिसको 7.35 टू 7.45 के बीच में, कुछ लोअर पीएच पे होती हैं, कुछ हायर पीएच पे होती हैं। लेकिन आप देखेंगे ये जो ब्लड का पीएच है, ये एक्चुअली में एल्कलाइन है, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि पीएच लेस देन 7 इज एसिडिक एंड पीएच मोर देन 7 इज एल्कलाइन। सो ब्लड जो है वो थोड़ा सा क्षारीय होता है, थोड़ा एल्कलाइन होता है। और इस एल्कलाइन पीएच को ही मेंटेन करने का काम करती है किडनी, क्योंकि इस पीएच पे ही सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो क्या होता है जब किडनी का फंक्शन ठीक नहीं होता, तो आप देखिएगा कि बाइकार्बोनेट का जो लेवल है वो कम हो जाता है, और जब बाइकार्बोनेट का लेवल कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आप लोग याद रखिए कि ये किडनी के फंक्शन से ही रिलेटेड है मेनली, और इसमें बाइकार्बोनेट का लेवल काफी कम हो जाता है। जब बाइकार्बोनेट का लेवल कम होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, तो पीएच क्या हो जाएगा, आपका ड्रॉप हो जाएगा, लेस देन 7.35 हो जाएगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये जरूरी है जानना आपके लिए कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ renal dysfunction. Renal. Now, another function is the regulation of fluid balance. तो बॉडी के अंदर काफी सारा मात्रा में फ्लूइड होता है जिसको किडनी रेगुलेट करती है, ठीक है। अगर ये फ्लूइड को रेगुलेट नहीं करे, और कैसे रेगुलेट करती है, ये पेशाब जो बनता है, यूरिन बनता है, उसके थ्रू इसको रेगुलेट किया जाता है। तो अगर ये यूरिन ना बने, तो यूरिन नॉर्मली हमारा बनता है 1.5 लीटर टू 2 लीटर यूरिन जो है वो रोज प्रोड्यूस होता है पर डे। तो अगर यूरिन ना बने तो क्या होगा, तो ये सब एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो जो फ्लूइड है
एक्सेस फ्लूइड मान लीजिए हम लोग अगर लेते हैं और वो एक्यूमुलेट हो जाए बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन को बोलते हैं फ्लूइड ओवरलोड। तो फ्लूइड ओवरलोड हैज टू बी प्रिवेंटेड बाय द किडनी। Now the next important function is the regulation of various ions like sodium, potassium and calcium, phosphorus, magnesium वगैरह वगैरह। तो मेन है इसका जो रेगुलेशन करता है वो है सोडियम पोटेशियम का। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है पोटेशियम। पोटेशियम का रेगुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द किडनी, क्योंकि ये काम जो है किडनीज अगर नहीं कर पाती पोटेशियम के रेगुलेशन को, तो पेशेंट क्या डेवलप कर लेता है, हाइपरकैलेमिया। ठीक है ना, हाइपर तो हाइपरकैलेमिया इज अ प्रॉब्लम व्हेन द रीनल फंक्शंस आर नॉट एप्रोप्रिएट। इसके अलावा एक और चीज करती है वो है क्लियरेंस ऑफ टॉक्सिन्स। तो बहुत सारे टॉक्सिन्स शरीर के अंदर बनते रहते हैं, और कभी कभी हम लोग जो भी फूड और ड्रिंक्स लेते हैं उसमें बहुत से टॉक्सिन्स होते हैं, जिसको निकालने का काम, निकालने का जो जिम्मा है वो दो ऑर्गन पर रहता है, एक है लीवर, दूसरा किडनी। ठीक है, तो लीवर उन टॉक्सिन्स को लेस टॉक्सिक सब्सटेंस से बदलकर और किडनी को भेज देता है, किडनी उसको रिमूव कर देती है। तो किडनी बहुत ही एक अच्छे असिस्टेंस की तरह लिवर के साथ मिलकर टॉक्सिन्स को बॉडी से रिमूव करती है। इसलिए अपने आप को, अपनी किडनीज को आपको बचाना है अगर आपको टॉक्सिन्स को रिमूव करते रहना है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर इज अनदर फंक्शन। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मली आपने सुना होगा, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं 120 to 139 इज अपर पार्ट ऑफ द ब्लड प्रेशर, एंड 80 to 90, 89 कह सकते हैं, that is your another part of the blood pressure. So systolic blood pressure and diastolic blood pressure इतना मेंटेन करना होता है किडनी को। ठीक है, इस बीच में किडनी काफी मेंटेन कर ले जाती है ब्लड प्रेशर को। कैसे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है, वो है हमारा एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो ये रेनिन और एल्डोस्टेरोन, एंजियोटेंसिन जो होता है RA, रेनिन एंजियोटेंसिन RA, ये आपका किडनी से रेगुलेट होता है। ठीक है ना, और जो ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है, ये वाटर और सॉल्ट दैट इज Na, सोडियम, इन दोनों को रेगुलेट करता है बॉडी के अंदर, और इसके रेगुलेशन से ब्लड प्रेशर भी अपने आप रेगुलेट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द वे। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल ऑफ दिस, बट रिमेंबर दैट ब्लड प्रेशर इज एक्चुअली मेंटेन्ड बाय योर सिस्टम। नाउ द लास्ट फंक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और यूजुअली लोग भूल जाते हैं, वो है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। मतलब किडनी जो है वो हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करती है, और अगर किडनी फंक्शन ठीक नहीं रहता तो ये दो हार्मोन्स हैं, ये निकलते नहीं है। तो इसमें से पहला हार्मोन है एरिथ्रोपोएटिन। तो एरिथ्रोपोएटिन जो होता है हार्मोन, आप देख रहे हैं यहाँ पे, एरिथ्रो मतलब RBC, तो एरिथ्रोपोएटिन इज, पोएसिस मींस जनरेशन। तो हीमोग्लोबिन को जनरेट करने का जो काम और RBC को जो बनाने का काम कोई हार्मोन करता है, तो वो है एरिथ्रोपोएटिन, और ये निकलता है आपका किडनी से। तो अगर एरिथ्रोपोएटिन की कमी हो जाए, मान लीजिए अगर किडनी फंक्शन ठीक नहीं है, तो पेशेंट को एनीमिया डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे एनीमिया को हम लोग बोलते हैं एनीमिया ऑफ किडनी डिसीज। ठीक है, तो एनीमिया इज वेरी कॉमन इन किडनी डिसीज पेशेंट्स। इसका दूसरा जो हार्मोन है वो इधर से निकलता तो नहीं है, ठीक है, पर यहाँ पे एक्टिवेट होता है। तो विटामिन डी याद रखिए, निकलता नहीं है किडनी से, बल्कि यहाँ पर एक्टिवेट होता है। और दूसरा ऑर्गन है जहाँ पे ये और ज्यादा जाके एक्टिवेट होता है, वो है लिवर। ठीक है, तो ये लिवर और किडनी दो ही ऐसे ऑर्गन्स हैं जो विटामिन डी के एक्टिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और विटामिन डी मिलता कैसे है हमको? विटामिन डी हमको मिलता है सनलाइट से, सबको पता है ये बात। और दूसरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यानी कि हम जब खाते हैं कैल्शियम को तो वो जाके प्रोसेस होता है, डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो डाइजेस्ट नहीं होता, बेसिकली एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब होकर ये ब्लड में चला जाता है और इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो इसको एक्टिव करने का जो जिम्मा है वो किसका है? किडनी और लिवर का। तो अगर किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है तो क्या हो जाएगी? विटामिन डी की एक्टिवेशन नहीं होगी, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये आप लोगों को समझना है। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर हो जाएगी तो क्या, कौन सा आयन है जो कम हो जाएगा ब्लड के अंदर? वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम की बड़ी कमी हो जाती है, इसलिए पेशेंट्स को कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देना बहुत जरूरी है, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देना बहुत जरूरी है जो भी पेशेंट्स किडनी फेलियर में चले जाते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो आपको याद रखने हैं, अच्छी तरह से याद रखने हैं। अगर आप एक डायलिसिस टेक्नीशियन हैं, डायलिसिस नर्स हैं, तो ये सारे फंक्शंस आपको एकदम अच्छी तरह से याद रहने चाहिए, क्योंकि इन्हीं फंक्शंस को आपको देखते रहना है बराबर। इस पे आपको काम करना है, कंट्रोल करना है इनको। अपने डायलिसिस की मशीन के जरिए इनकी बैलेंस को मेंटेन करना है, इन सारे फंक्शंस को रिप्लेस करना है। तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। नाउ अब हम बात करेंगे AKI। तो ये कॉमन टर्म है, ICU में हर कोई यूज करता है। AKI का फुल फॉर्म क्या है? एक्यूट किडनी इंजरी। ठीक है, पहले बोला करते थे एक्यूट रीनल फेलियर, और आजकल आई थिंक आज से 20 साल से हम लोग बोल रहे हैं एक्यूट किडनी इंजरी। तो व्हाट इज एक्यूट किडनी इंजरी? इट इज अ सडन विद इन 7 days, है ना,
acute and sudden deterioration in the kidney function that presents over a period of hours or days. तो 48 आवर्स के अंदर से लेकर 7 डेज तक क्या बोलते हैं एक्यूट किडनी इंजरी ये हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज अनदर कॉम्प्लिकेशंस, कार्डियक अरिथमियाज आर ड्यू टू हाइपरकैलेमिया। एंड अगर कार्डियक अरिथमिया को नहीं देखा गया और पेशेंट हाइपरकैलेमिक रहता है तो फिर बाद में कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, काफी कॉमन है रीनल पेशेंट्स में। तो इसीलिए डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। डायलिसिस जैसे मैंने पहले बोला, दूसरा नाम क्या है, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। और ये कब, तो अगर कभी पेशेंट को एक्यूट किडनी इंजरी हो रहा है, आपको दिख रहा है कि पेशेंट का यूरिन आउटपुट कम हो गया है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो रहा है, एडिमा हो रहा है, तो आप पहले उसको करते हो मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। उसको मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश किया जाता है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में बहुत सी चीजें हैं, आज हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट इज द फर्स्ट थिंग यू वुड डू if patient develops AKI. But if the medical management is not working and patient is deteriorating further, then you have to use the dialysis. Okay, तो उसको pulmonary edema बढ़ता चला जा रहा है, पोटेशियम बढ़ता चला जा रहा है, एसिडोसिस बढ़ता चला जा रहा है, या कोई यूरेमिक कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं जैसे पेरिकार्डाइटिस, एन्सेफलोपैथी, कोएगुलोपैथी दैट इज ब्लीडिंग, या डायलिजिबल इंटॉक्सिकेशंस हो गए, पेशेंट आ ही रहा है खूब सारा जहर वगैरह लेकर, टॉक्सिक एल्कोहल्स, लिथियम, सैलिसिलेट्स वगैरह लेकर की पॉइजनिंग्स हो रही हैं, ऐसे पेशेंट्स में हमको डायलिसिस करना पड़ता है। एक और इंडिकेशन है डायलिसिस का जो भी हम कॉमनली देखते हैं, वो है कैंसर पेशेंट्स में स्पेशली ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, TLS, ठीक है। और एक और इंडिकेशन है डायलिसिस का आईसीयू के अंदर TLS के अलावा, उसको हम बोलते हैं रैब्डोमायोलाइसिस, ठीक है। तो रैब्डोमायोलाइसिस में भी डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। रैब्डो मींस स्ट्राइटेड मसल्स, मायो, रैब्डोमायो इज स्ट्राइटेड मसल्स, लाइसिस ब्रेकडाउन। ये कब होता है, ट्रॉमा के पेशेंट्स में, ट्रॉमा के पेशेंट्स में होता है यूजुअली। तो मसल ट्रॉमा हो रहा है, बहुत ज्यादा ट्रॉमा हो गया है, पॉलीट्रॉमा हो गया है, उस केस पर रैब्डोमायोलाइसिस होता है, रीनल फेलियर में चला जाता है पेशेंट। Now, why does acute kidney injury develop? So you should know that there are 3 categories of causes. So pre-renal causes, renal causes, and post-renal causes. So pre-renal causes are more common causes. So what is pre-renal cause? तो किडनी की एनाटॉमी यहाँ पे समझनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो किडनीज है ना, इनको ब्लड फ्लो कैसे मिलता है, ये एओर्टा है, ठीक है, एओर्टा। तो एओर्टा के थ्रू, रीनल आर्टरी के थ्रू किडनीज को ब्लड मिलता है फिल्टर करने के लिए, है ना। और यहाँ पे अगर मान लो कि किडनीज को ब्लड ना मिले, अब इस किडनी को अपनी फिजियोलॉजी के लिए भी, अपने नॉर्मल संचालन फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए भी ब्लड चाहिए। अगर मान लीजिए ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है किसी वजह से, या वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, तो किडनी को इनफ ब्लड नहीं मिलेगा। तो हम बोलते हैं इसको मेडिकल टर्म में रीनल परफ्यूजन, ठीक है, रीनल ब्लड फ्लो और रीनल परफ्यूजन। तो रीनल परफ्यूजन अगर मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा, इसे हम बोलते हैं प्री रीनल कंडीशंस, ठीक है। तो ये कब कब हो सकती है, तो ब्लड फ्लो कौन प्रोड्यूस करता है, हार्ट। तो अगर हार्ट फेलियर हो गया है तब ये कंडीशन डेवलप हो जाएगी। सेप्सिस में वैसोडाइलेशन होता है, जिसकी वजह से सारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो सेंटर से पेरिफेरल में चला जाता है ना। तो सेंट्रल ऑर्गन्स को ब्लड कम मिलता है। तो सेप्सिस इज आल्सो वन ऑफ द कंडीशन वेयर द पेशेंट विल डेवलप AKI। ब्लड लॉस हो रहा है, यानी कि ट्रॉमा हो गया है, ब्लड बह गया बहुत सारा, 1 लीटर से ज्यादा ब्लड बह गया है, तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, किडनी को कम मिलेगा। डिहाइड्रेशन मतलब कि जैसे पेशेंट को डायरिया हो रहा है, बर्न हो गया, ठीक है, उसमें बहुत सारा लॉस हो जाता है, फ्लूइड का लॉस हो जाता है। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में भी यही कंडीशन होती है, जिसमें फ्लूइड लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जो फ्लूइड लॉस की कंडीशन है, उस कंडीशन में भी ब्लड वॉल्यूम ड्रॉप होता है और किडनी को नहीं मिलता। या फिर किसी वजह से ऑपरेशन के टाइम पे वैस्कुलर ऑक्लूजन हो जाए, यानी कि ये जो रीनल आर्टरी है या एओर्टा है, ये किसी वजह से इसको दब गया, तब भी किडनी को ब्लड नहीं मिलता और किडनी इंजरी हो सकती है। तो दीज आर द प्री रीनल कॉजेज ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है among 3 causes of renal failure. Now the next one is the renal cause. So renal causes are glomerulonephritis, small vessels vasculitis, acute tubular necrosis, ठीक है। तो इस पे जो सबसे ज्यादा कॉमन है आईसीयू में, वो है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ठीक है, ये ज्यादा कॉमन है। इसमें ड्रग्स हैं, अब कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं आईसीयू में जो हम लोग बोलते हैं उनको नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स, ठीक है। तो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स जैसे फॉर एग्जांपल आपकी हो गई वैंकोमाइसिन, या आपकी हो गई एमिकासिन, एमाइनोग्लाइकोसाइड, सारे ये सारी एंटीबायोटिक हैं एक्चुअली। एंटी फंगल भी होती है जैसे फ्लूकोनाजोल, है ना, फ्लूकोनाजोल। ये सारी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स एक्चुअली किडनी फंक्शंस को डायरेक्टली डैमेज करती है, किडनी को डायरेक्टली डैमेज करती है, उनके नेफ्रॉन के लिए अच्छी नहीं है। That is why they should be avoided in ICU as far as possible. कुछ टॉक्सिन्स हैं
जो कि किडनी को डैमेज कर सकते हैं सीधे सीधे। इसमें रैप्डोमायोलाइसिस में बहुत सारा मायोग्लोबिन रिलीज होता है, तो ये मायोग्लोबिन जाकर किडनी इंजरी करता है, तो ये भी एक टॉक्सिन हो गया। इसके अलावा सलाइसिलेट है, बहुत सारा अमाउंट में ले लिया। कोई ड्रग है, बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लिया है, तो उसमें रीनल फेलियर होने का, जैसे डाइक्लोफेनाक है, बहुत ज्यादा ले, तो बहुत ज्यादा मात्रा में ड्रग ओवरडोज से भी रीनल इंजरी हो सकती है। प्रोलॉन्ग्ड हाइपोटेंशन, इट इज रीनल कॉज एंड ऑल्सो प्रीरीनल कॉज बोथ। ठीक है, तो यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। आई थिंक रीनल में बहुत ज्यादा नहीं है, तो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस आपको याद रखना है। हाइपोक्सिया इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, है ना। अगर पेशेंट को प्रोलॉन्ग्ड हाइपोक्सिया रह रहा है, जैसा कि हमने देखा था कोविड-19 के पेशेंट्स में, उसमें भी एक्यूट किडनी इंजरी का जो प्रिवेलेंस है काफी ज्यादा बढ़ा हुआ पाया गया। अगर इस एरिया में कहीं पे भी किडनी के अंदर अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे बोलते हैं रीनल टाइप ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी। अगर किडनी के बाहर यहाँ पर कहीं ये है पेल्विस, ठीक है, और ये है यूरेटर, तो अगर यूरेटर में प्रॉब्लम आ रही है, या पेल्विस में प्रॉब्लम आ रही है, या ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो ब्लैडर में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, या फिर यूरेथ्रा है, तो यूरेथ्रा में कोई इशू आ रहा है, कोई ब्लॉक है, तो बेसिकली अगर कहीं ब्लॉकेज है, तो इसको हम बोलेंगे पोस्ट रीनल प्रॉब्लम। ठीक है, तो या तो ब्लॉकेज है किसी वजह से, चाहे वो एक छोटा सा स्टोन हो, या ट्यूमर हो, या बाहर से कुछ किसी ने कंप्रेस कर दिया, ठीक है, क्लैंप हो गया यूरेटर, या ट्यूमर इसे कंप्रेस कर रहा है, किसी वजह का, किसी तरह का भी ब्लॉक या ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट रीनल। मोस्टली दिस इज ऑब्स्ट्रक्टिव एक्यूट किडनी इंजरी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फिजिक्स एंड फिजियोलॉजी ऑफ हेमोडायलिसिस। तो डायलिसिस इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ सॉल्यूट्स अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस पर आपको ये बहुत ही बेसिक एक कॉन्सेप्ट है। तो देखिए यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल एक डायग्राम के जरिए आपको समझाएंगे। तो ये एक वेसल है, एक समझ लीजिए कि बीकर है, ठीक है, इसके अंदर हमने एक पानी भर दिया, ठीक है, जस्ट वाटर, और उस वाटर में मान लीजिए कि हमने कंट्रोल्ड कुछ सॉल्यूट्स कंसंट्रेशन कुछ सॉल्यूट डाल दिए। फॉर एग्जांपल हमने इसमें सोडियम क्लोराइड डाल दिया, ठीक है, सॉल्ट डाल दिया, और इसमें सॉल्ट है, हम बोलेंगे उसको, मान लो इसमें सॉल्ट है 0.9%, ठीक है, तो 0.9% इज द नॉर्मल सलाइन एक्चुअली। तो हमने नॉर्मल सलाइन से इसको भर दिया, और इसके अंदर हमने एक और वेसल डाल दी है, ठीक है, जिसमें दूसरे तरह का एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, और ये सॉल्यूशन हम मान के चल रहे हैं, चलो 3% सलाइन, तो 3% NaCl। तो अगर हम इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, कुछ होगा इसके बीच में, कुछ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे। तो सबको पता है, साइंस की बुक में है, तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल मूव करता है, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। पर यहाँ पे डिफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हमने जो ये बैरियर है, आप देख रहे हैं, ये जो बैरियर है, ये बैरियर सेमी परमिएबल नहीं है, परमिएबल, इम्परमिएबल बैरियर है, इम्परमिएबल। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल क्रॉस ही नहीं कर सकते, इम्परमिएबल। तो एक दूसरी सिचुएशन है जिसमें अगर मान लीजिए कि ये परमिएबल है, सेमी परमिएबल है, ठीक है, तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन होएगा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ, और होता ही रहेगा जब तक कि ये दोनों तरफ का कंसेंट्रेशन बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो डिफ्यूजन इज नथिंग बट इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, ठीक है। और ये तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों की तरफ का जो कंसेंट्रेशन है कंपार्टमेंट में, वो बराबर ना हो जाए, ठीक है। और ये होता किसके थ्रू है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। तो डिफ्यूजन और कन्वेक्शन, ये दो तरह की प्रोसेस होती हैं डायलिसिस मशीन में, जिसको समझना जरूरी है।
तो डिफ्यूजन इज ड्यू टू रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन, स्मॉल मॉलिक्यूल हैव हायर रेट ऑफ डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट थ्रू द मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन वही है हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अगर हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल जा रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं डिफ्यूजन। और कन्वेक्शन क्या होता है, अगर प्रेशर के थ्रू जा रहा है मान लीजिए, है ना, अब यहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं जाएगा। कन्वेक्शन में क्या होता है कि वाटर जो है वो मॉलिक्यूल को पुश करता है, तो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है। प्रेशर, अगर प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, ठीक है, यानी कि इस तरफ का कंपार्टमेंट में एक्स्ट्रा प्रेशर है और इस तरफ कम है, तो भी मॉलिक्यूल यहां से यहां मूव करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो इसको हम बोलेंगे कन्वेक्शन। तो याद रखिए कि डिफ्यूजन इज ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जिसमें कि दोनों तरफ का कंपार्टमेंट का कंसंट्रेशन डिफरेंट है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तरफ मॉलिक्यूल मूव करेंगे सारे सॉल्यूट्स। और कन्वेक्शन में क्या होता है कि इसमें भी सॉल्यूट मूव करते हैं, बट ये कैसे मूव करते हैं, ये आपके प्रेशर की वजह से करते हैं, और इसको हम बोलेंगे प्रेशर ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है अंतर, द डिफरेंस। सो प्रेशर ग्रेडियंट इज द फोर्स which actually is exerted on molecule and that actually help the molecule to pass through the semi-permeable membrane. Okay, तो यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी इसको बोलते हैं सॉल्वेंट ड्रैग। तो ये हम क्या है, हम इसको अभी समझेंगे कुछ देर के बाद। नाउ वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज डायलिसिट। तो आपको याद होगा हमारे पहले वाले एग्जाम्पल में जिसमें हमने बाहर एक लो कंसेंट्रेशन फ्लूइड रखा हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फ्लूइड भरा हुआ था कुछ देर पहले। तो ये हमारा जो फ्लूइड था ये हमने बोला था 0.9% सलाइन, ठीक है। तो इसी तरह का फ्लूइड होता है एक्चुअली डायलिसिस फ्लूइड। इसमें हर चीज जो है वो बहुत ही लो कंसेंट्रेशन में रहती है। जैसे पोटेशियम जो है वो सिर्फ 2 रहेगा। नॉर्मली ब्लड के अंदर पोटेशियम होता है 3.5 to 4.5, लेकिन डायलिसिस फ्लूइड में कम रहेगा। तो बेसिकली डायलिसिस फ्लूइड में मेनली वाटर रहता है जो कि हाईली प्योरिफाइड वाटर होता है। इसमें कोई इंफेक्शियस पार्टिकल नहीं होते, इवन वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगल स्पोर्स वगैरह कुछ भी नहीं होता। इसमें होता है सिर्फ वाटर और सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज के कुछ कंसेंट्रेशन, कुछ लो कंसेंट्रेशन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आपको डायलिसिस का जो वेरियस जो आपको डायलिसिस के कंपोनेंट्स याद रहने चाहिए और उनका कितना कंसेंट्रेशन है वो भी याद रहना चाहिए। हर डायलिसिस फ्लूइड का अलग अलग होता है। अब इसमें क्या नहीं होती, डायलिसिस में क्या नहीं होता, डायलिसिस में लो मॉलिक्यूलर वेट वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं होते ऑब्वियसली, क्योंकि इसी को तो हमें निकालना है ब्लड से। तो डायलिसिस में आप याद रखें कि इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं होते जो कि यूरिमिक ब्लड में होते हैं, पर यहाँ पे डायलिसिस फ्लूइड में नहीं होते, ठीक है। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन, ये सब ये नहीं होते। तो जैसे कि मैंने पहले बोला कि डायलिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको इसी में डिफ्यूज करना है सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को और सारे जो भी सॉल्यूट्स हैं हाई पोटेशियम एंड फिर उसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे कि डायलिसिस में बाइकार्बोनेट होता है जो थोड़ा ज्यादा रखा जाता है, तो हर मॉलिक्यूल कम रखा जाता है एक्सेप्ट बाइकार्बोनेट एंड डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज भी थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं और बाइकार्बोनेट भी हम लोग ज्यादा रखते हैं। तो बाइकार्बोनेट का जो कंसेंट्रेशन है वो यूजुअली 35 मिलीमोल होता है बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट रिच होता है ये, ठीक है। तो डायलिसिस फ्लूइड बाइकार्बोनेट रिच रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड में मैंने बोला था कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है, जिसकी वजह से बाइकार्ब लो हो जाएगा, और इस लो बाइकार्ब के चलते अगर हम इसको डायलिसिस फ्लूइड वैसा दें जिसमें ज्यादा बाइकार्ब हो तो वो खींचेगा ब्लड के अंदर डायलिसिस से बाइकार्ब ब्लड में जाएगा और मेटाबॉलिक एसिडोसिस को इंप्रूव करेगा, ठीक है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट। Now eventually the concentration of permeable waste products in the dialysate and blood becomes equal and with no further net removal of waste। जो मैंने बोला था कि एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है अगर आप
का डिफ्यूजन हो रहा है तो ऑब्वियसली एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। इसके बियॉन्ड फर्दर जो है नहीं होगा कुछ भी, फर्दर एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। So why a dialysate flow is important? Because eventually the concentration of permeable waste products in dialysate and blood flow becomes equal and no further net removal of waste products occur if it is static process. So if you're just keeping a vessel inside a vessel, there won't be any further dialysis or diffusion. But if you want the diffusion to occur continuously, you have to maintain the concentration gradient. तो concentration gradient को maintain करना बहुत ज़रूरी है अगर आप डिफ्यूजन लगातार ब्लड को डिफ्यूजिव क्लियरेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसको मेंटेन करने के लिए हमको डायलिसिट फ्लो चाहिए और दूसरा हमको चाहिए ब्लड फ्लो, ठीक है। तो हम लोग ब्लड फ्लो के बारे में बात करेंगे। तो ब्लड फ्लो इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिप्लेसेस द डायलाइज्ड एंड अनडायलाइज्ड ब्लड, मेंटेन्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो क्या होगा यहाँ पे हमको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करना है। So why do we need the blood flow? Why do we need the dialysate flow? Just to maintain the concentration gradient. And if you want to increase it more, the gradient to be widened, then you have to आपको counter current flow का सहारा लेना पड़ेगा। What is counter current flow? Counter मतलब opposite। तो यहाँ पे ब्लड एक तरफ बह रहा है और डायलिसिट दूसरी तरफ बह रहा है, ठीक है, एकदम अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब ये दोनों बहेंगे तो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो अच्छा अचीव होगा और ये बहुत जरूरी है आपकी डायलिसिस के एफिशिएंसी के लिए। तो चलिए एक और बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं एक और डायग्राम के माध्यम से, तो जो मैंने यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो द प्रिंसिपल्स ऑफ रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इज बेस्ड ऑन थ्री बेसिक फिजिक्स प्रिंसिपल्स। देयर आर थ्री बेसिक फिनोमेना जो कि डायलिसिस मशीन में लगती है। तो डिफ्यूजन है एक फिनोमेना जिसमें मैंने पहले बोला कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के थ्रू तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ये बीच में जो मेम्ब्रेन है वो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल अगर जा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ओके, तो दिस यू नो। डिफ्यूजन यूजुअली होता है लेस देन 20 kDa स्मॉल मॉलिक्यूल्स का। यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो यहाँ पर ब्लड पे हमने एक प्रेशर लगाया, ठीक है। इस प्रेशर से क्या होता है कि जो थोड़ा सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट इज विच एक्चुअली, तो हियर सॉल्वेंट इज वाटर। तो ब्लड में जितना भी वाटर है वो सब सीप आउट हो जाएगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड इट विल गिव राइज टू द अल्ट्रा फिल्ट्रेट। तो ये हमारा क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट है, ठीक है, जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल अभी नहीं है, सिर्फ प्लेन वाटर है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट है, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट इज डिटरमाइंड बाय ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा, मतलब इस तरफ ज्यादा प्रेशर होगा, इस तरफ तो है नहीं ऑब्वियसली, तो अगर ब्लड में जितना हम प्रेशर लगाएंगे उतने अच्छा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। जितनी अच्छी वाटर परमेबिलिटी होगी इस मेम्ब्रेन की, जो हमने मेम्ब्रेन लगा के रखी हुई है, उतनी अच्छा अल्ट्रा फिल्ट्रेट आएगा। पोर्स साइज पे डिपेंड करता है, तो इस मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं जिसके थ्रू ये फिल्ट्रेशन होगा, और सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा इस मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया होगा और जितनी कम थिकनेस होगी मेम्ब्रेन की, उतना ही ज्यादा अल्ट्रा फिल्ट्रेट बनेगा। तो ज्यादा प्रेशर, अच्छी वाटर परमेबिलिटी, गुड पोर साइज, बिग एंड गुड सरफेस एरिया और थिन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो थिन मेम्ब्रेन, तो यही एक चीज है जो डिक्रीज रहती है, बाकी सब इंक्रीज होना चाहिए अच्छे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। नाउ द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ आरआरटी इज द कन्वेक्शन। इसमें हम उतना ही प्रेशर लगा रहे हैं जितना हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक और फिनोमेना हो रही है जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। एंड कन्वेक्शन कुछ नहीं है, देखिए, तो इसमें वाटर तो बाहर आया ही, कुछ मॉलिक्यूल्स भी बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल होंगे। जो डिफ्यूजन में हमारे मॉलिक्यूल एक तरफ से दूसरी तरफ आ रहे थे डायलिसिट में,
यहाँ पे थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल होंगे, 20 to 60 kDa के मॉलिक्यूल होंगे। ये 20 to 60 किलो डाल्टन जैसे बिग मॉलिक्यूल थोड़े से आएंगे सॉल्वेंट के साथ बाहर। और जब ये सॉल्वेंट के साथ बाहर आते हैं तो इस फिनोमेना को बोलते हैं सॉल्वेंट ड्रैग। सॉल्वेंट ड्रैग, तो सॉल्वेंट ड्रैग का जो फिनोमेना है वो क्या है कि वाटर के साथ साथ मॉलिक्यूल्स भी बाहर आ जाते हैं उस प्रेशर की वजह से। तो आप लोग याद रखिए प्रेशर ग्रेडियंट कहां कहां लगता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन और कन्वेक्शन में। कहां नहीं लगता, डिफ्यूजन में। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहां काम करता है, डिफ्यूजन में। क्या कन्वेक्शन में काम करता है, करेगा, क्यों नहीं करेगा, वहां पे भी डिफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, होता ही है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट, जो कि थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल को ड्रैग कर लेता है सॉल्वेंट के साथ। तो यहाँ पर आपकी जो क्लियरेंस है कन्वेक्शन की वो बेटर होती है डिफ्यूजन के कंपैरिजन में। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आई होप दैट यू मस्ट हैव लर्न समथिंग। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 में लेके जाऊंगा जिसमें हम लोग बहुत सी और बातें सीखेंगे। थैंक यू सो मच।